गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ प्रतिमा सिंह और एक बार फिर आप सभी का पोलपात पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संसद और संसद में कौन सा पार्ट लेंगे, बजट का। कल हमने जो है संसद का पहला कार्य कानून निर्माण के अंतर्गत हमने पढ़ा था विधेयकों के बारे में। विधेयकों के प्रकार कैसे वो रखे जाते हैं, क्या क्या उनके कौन कौन सी उनके संबंध में क्या क्या बैठकें हो सकती हैं, किन पे कौन हस्ताक्षर करेगा कौन नहीं करेगा, सारी बातें हमने डिटेल में की थी। इसके पहले हमने संसद से संबंधित 2 वीडियोज अपलोड कर दी हैं और उसमें सभी टॉपिक पर डिटेल में चर्चा की है। तो यदि आपने वो दोनों नहीं देखी हैं तो उनको पहले देख लीजिए, तभी आगे का पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे ये बजट से रिलेटेड है, आप सेपरेट भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा, और इसके पहले की वो देख लेंगे तो वहाँ अलग दूसरा कॉन्सेप्ट है। संसद का पहला कार्य कानून निर्माण करना और उससे संबंधित जो विधेयक होते हैं, कैसे कैसे विधेयक रखे जाते हैं, उन सब में हमने वहाँ पर डिटेल चर्चा की है। तो आप सारी वीडियो देखेंगे तब संसद का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। और ये संविधान से संबंधित जो भी वीडियोस जा रही हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें बहुत डिटेल में चर्चा की गई है, तो सभी एग्ज़ाम्स के ये क्वेश्चंस कवर करते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी कि यूपी टीजीटी पीजीटी का मैं पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स यहाँ पर दे रही हूँ। तो जो भी किसी भी स्टेट का, यूपी का क्यों, किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी जो कर रहे हैं तो वो हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे पूरे सारे वीडियोस जो है अपलोडेड मिलेंगे कोर्स से संबंधित। पूरे वीडियोस काफ़ी सारे जो अपलोड हो चुके हैं, जो बच्चे हैं वो कर दिए जाएंगे। और इसके बाद संसद के बाद हम लोक प्रशासन पर सारे वीडियोस दे देंगे और सारे मतलब कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से हैं। जिस स्टेट से होंगे तो थोड़े से टॉपिक यदि वहाँ पर इधर उधर होंगे, 19-20 जो भी चेंज होते हैं, तो आप टॉपिक बताएंगे या बताएंगे किस स्टेट से हैं, तो वहाँ से मैं उससे संबंधित जो है वहाँ पर टॉपिक को कंप्लीट कर दूँगी। और टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, पोलपात के नाम से सर्च करके। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी इसका दिया गया है, तो वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको सारी वीडियोज़ चाहिए, कोर्स वीडियोज़ भी लगी हुई हैं, प्लेलिस्ट वगैरह लगी हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ सारी वीडियोज़ अवेल कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे, आज हम देखेंगे बजट पे। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? कल हमने संसद का पहला कार्य यानी कि कानूनों का निर्माण और उसके अंतर्गत विधेयक के बारे में हमने फुल चर्चा कर ली थी अच्छे से। और दूसरा काम क्या होता है संसद का? दूसरा कार्य होता है बजट को पारित करना। और यदि बजट की बात आ गई है तो सबसे पहले हम बजट के जो मेन पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, यानी कि उनको नोट डाउन पहले करेंगे। उसके बाद बजट कैसे पारित होता है, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, क्या उसमें प्रिकॉशंस होते हैं, जो भी सारी बातें हैं हम देखेंगे डिटेल में। और ये वीडियो ऐसा होगा कि ऑल एग्ज़ाम को कवर करेगा, इसमें डिटेल में चर्चा सारी चीज़ों की जाएगी। तो देख लेते हैं, पहले हम फैक्ट देखेंगे। फैक्ट जो है एग्ज़ाम में कुछ फैक्ट हैं जो सीधे सीधे आते हैं बजट से संबंधित। तो भारत में सर्वोत्तम बजट जेम्स विल्सन द्वारा कब पारित किया जो है पेश किया जाता है? 18 फरवरी 1907 में, और लॉर्ड कैनिंग के काल में रखा गया। उस समय बजट एक ही प्रकार का होता था। तो बजट उस समय कितने प्रकार का? एक ही प्रकार का होता था। उसमें 2 प्रकार, जैसे बीच में क्या हुआ था कि रेल बजट भी आने लगा था, रेल बजट को अलग जो है पारित किया जाने लगा था, ऐसा नहीं था, एक ही प्रकार का था। इसीलिए विल्सन को भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। तो भारतीय बजट का जनक कौन है? तो ये जो जेम्स विल्सन महोदय हैं, जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, 1921 में आकवर्थ समिति की सिफारिश पर आकवर्थ समिति को गठित किया जाता है। इसने सिफारिश की थी कि रेल बजट को अलग कर दिया जाए, तो 1924 में रेल बजट को अलग कर दिया था। 21 में ये समिति गठित होती है और 24 में रेल बजट अलग कर दिया जाता है, यानी कि ये चीज़ प्रोसेस में आ जाती है, लागू कर दी जाती है। फिर क्या होता है कि 1916 में विवेक देव राय, देख लीजिए, वहाँ पर आकवर्थ समिति थी, यहाँ पर विवेक देव राय की समिति की सिफारिश होती है पुनः। और फिर क्या होता है कि 2017 में बजट का विलय कर दिया जाता है, यानी कि जो 2 बजट थे, आम बजट और रेल बजट, 2 बजट में डिवाइड कर दिया गया था। कब? 1921 में आकवर्थ समिति की सिफारिश पर। अब इन दोनों बजटों को फिर से एक में इनका विलय कर दिया जाता है, यानी कि इनको एक में ही प्रस्तुत किया जाने लगा। कब से? 2017 से, विवेक देव राय की समिति की सिफारिश पर। ठीक है, देखेंगे 2017 से पूर्व क्या होता था कि रेल बजट फरवरी के तीसरे सप्ताह में किसी भी दिन, तीसरा सप्ताह होना चाहिए, किसी भी दिन जो है पेश किया जा सकता था। लेकिन जो आम बजट होता था
वो फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर होता था, यानी कि फरवरी का जो अंतिम वर्किंग डे होता था, अंतिम वर्किंग डे, यानी कि आज के बाद बस आगे अगर 1-2 दिन बच भी रहे हैं तो वो छुट्टियां हैं और उसके बाद अगला महीना जो है शुरू हो जाएगा। तो लास्ट वर्किंग डे, लास्ट डे नहीं, लास्ट वर्किंग डे, यानी कि जिस दिन ऑफिस खुला रहता है वो लास्ट ऑफिस, फरवरी का लास्ट ऑफिस डे कह लीजिए आप, उसमें जो है आम बजट प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट षणमुख शेट्टी के द्वारा जो है रखा गया। यदि हम स्वतंत्र भारत की बात करें तो ये हो जाएगा 1947 में, जब 15 अगस्त 1947 के बाद जो बजट रखा गया था तो वो स्वतंत्र भारत का हो जाएगा, क्योंकि उस समय हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 के बाद जो बजट रखा गया षणमुख शेट्टी के द्वारा, तो ये षणमुख शेट्टी के द्वारा रखा गया था, इसे स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट बोलते हैं। गणतंत्र का भारत का प्रथम बजट किसने रखा था? जॉन मथाई के द्वारा रखा गया था। और अगर हम गणतंत्र की बात करें तो जब ये 1950 में 26 जनवरी 1950 में 26 जनवरी 1950 के बाद जो बजट रखा गया वो क्या हो गया? गणतंत्र भारत का प्रथम बजट कहलाया, यानी कि जॉन मथाई द्वारा जो रखा गया था ये पहला गणतंत्र भारत का प्रथम बजट कहलाया। सर्वाधिक बजट रखने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो ये मोरारजी देसाई के पास है। इन्होंने कितनी बार? 10 बार रखा। और इनके बाद आता है पी चिदम्बरम का नंबर, इन्होंने 9 बार इसको रखा है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि मोरारजी देसाई के बाद जो है किसने सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बार बजट पेश किया है? तो पी चिदम्बरम है। ठीक है। भारत में पहली बार ई बजट, यानी कि जो पेपरलेस बजट होता है, निर्मला सीतारमण के द्वारा पहली बार लाल कपड़े में, ये जो ई बजट है सबसे पहला निर्मला सीतारमण के द्वारा भारत में पेश किया जाता है। और ये पेश भी कैसे किया जाता है, पेश करने का तरीका भी इनका अलग होता है। ये पहली बार लाल कपड़े में पेश किया जाता है। इसके पहले क्या होता था? चमड़े के जो बैग वगैरह होते थे ऑफिस के, उसमें सारे ये कागज़ लाए जाते थे, लेकिन सीतारमण ने इसको लाल कपड़े में पेश किया था। तो ये एक यहाँ पर अंतर देखने क्वेश्चन में आ सकता है कि सीतारमण ने कैसे बजट पेश किया था। तो क्या किया था? लाल कपड़े में पेश किया था। उसके पहले हमेशा जो है चमड़े के थैले में, यानी कि चमड़े के बैग में ही बजट लाया जाता था। और ये यानी कि ई बजट था, पेपरलेस था। ठीक है। अब देखेंगे बजट पेश करने वाले एकमात्र आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख हैं। जो सीडी देशमुख है एकमात्र आरबीआई गवर्नर हैं जिन्होंने बजट को पेश किया है। और भारत का पहला आउटकम बजट कब पेश किया जाता है? तो ये 2005 में लाया गया है। ठीक है। जो आउटकम बजट होता है ये पहला बजट 2005 में लाया गया था। सर्वप्रथम शून्य बजट कब पेश किया गया था? 1985-86 में राजीव गांधी के समय में ये पेश किया जाता है। ठीक है। शून्य बजट की बात हो गई। पेश करने का समय 2000 से पूर्व क्या होता था? जो बजट पेश करने का समय होता था तो सन 2000 से पहले क्या होता था कि 5 बजे होता था, लेकिन 2000 के बाद क्या हो गया? ये दिन में 11 बजे कर दिया गया इसका। तो ये भी एक चेंज हुआ है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि बजट पेश करने का समय 2000 से पहले शाम 5 बजे होता था और 2000 के बाद दिन में 11 बजे इसको कर दिया गया है। बजट शब्द जो है फ्रेंच भाषा के व्यूजे शब्द से बिगड़कर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, ये अर्थ होता है। और इसी रीति को जो है स्वतंत्रता के बाद से और अभी तक जो है ये निभाते चले आ रहे हैं हमारे भारतीय, जो कि 2017 में निर्मला सीतारमण के द्वारा तोड़ा गया। उन्होंने इसको लाल कपड़े में पेश किया था। अब हम आ जाते हैं बजट को पारित करना, यानी कि जो बजट को पारित करने का प्रोसेस है उसको समझेंगे और डीपली समझेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो जो बजट के पारित करने की बात, यानी कि बजट के बारे में अनुच्छेद 112, इसको बजट को परिभाषित करते हुए क्या वहाँ पर लिखता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है ये। तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। बजट जैसी कोई लैंग्वेज, कोई भी शब्द हमारे संविधान में यूज नहीं किया गया। इसी को हम सामान्य भाषा में बजट कह देते हैं। ठीक है। इसी को हम सामान्य भाषा में बजट कह देते हैं, लेकिन हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। अनुच्छेद 12 में बजट को परिभाषित करते हुए इस जो है टर्म का यूज किया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। बजट सत्र की बात करें तो बजट सत्र फरवरी से
मई तक चलता है। सामान्यतः जो है इसका यही टाइम है, यही मंथ है, फरवरी से मई, क्योंकि संविधान में इसका जो है अलग से कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सामान्यतः जो है ये सत्र फरवरी से मई तक चलता है, लेकिन हाँ, भारत में जो वित्त वर्ष होता है वो डिसाइडेड है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारतीय वित्त वर्ष माना जाता है। तो ये चीज़ डिसाइडेड है, ये संविधान में जो है कहीं भी उल्लिखित नहीं है। ये सामान्यतः फरवरी से मई तक जो है बजट सत्र चलता है। अब इस बजट प्रक्रिया के प्रोसेस में होता क्या है कि जैसे ही सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाता है, सरकार के जितने भी विभाग हैं, सभी विभाग अपने अगले वित्त वर्ष की खर्चा चलाने के लिए अपनी मांगे रख देते हैं। जैसे कि रक्षा मंत्रालय हुआ, कृषि हुआ, ऊर्जा मंत्रालय हुआ, चिकित्सा मंत्रालय हुआ, शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय हुआ, ये सभी जो है क्या करते हैं कि अपने अपने जो है मांग रख देते हैं। और इनकी मांग इस क्यों रखते हैं, क्योंकि इनका अगले वित्तीय वर्ष का खर्चा चलाना होता है, और जो इनकी पॉलिसीज होती हैं, जो योजनाएं इनको होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ये अपनी मांग रखते हैं। और सारे विभागों की मांगों के अनुरूप इन्हें पैसा जो है नहीं मिलता है। कभी भी जितना ये विभाग मांग रखते हैं, पैसों की जितनी मांग करते हैं, उतना इनको पैसा मिलता नहीं है। होता क्या है कि इनकी मांगों में कटौती की जाती है। और ये कटौती कैसे होती, ये कटौती करने के लिए जो है इसकी जांच की जाती है। और जांच करने वाली समिति कौन सी है, प्राक्कलन समिति है। तो ये भी आप देखेंगे कि इन जो मांगों में कटौती होती है, ठीक है, मांगों में जितने भी विभाग जो है मांग करते हैं पैसों की, अनुदान की, तो इनकी मांगों में कटौती होती है। पूरा पैसा इनको कभी नहीं दिया जाता है। और इसकी जांच होती है, ठीक है, इसकी जो है कैसे होती कटौती, पूरी जांच होगी। और जांच कौन करेगा, प्राक्कलन समिति करेगी। तो जो है इसको प्राक्कलन समिति होती है, ये जांच करती है। इसको प्राक्कलन कह लें या अनुमान, दोनों इसके नाम हैं। अनुमान समिति जो है इसकी जांच करती है। इसको मितव्ययी समिति भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, इनकी जो मांग होती हैं, खर्च होते हैं, इसमें कटौती करती है। तो उसको मितव्ययिता समिति भी कहते हैं, इसका तीसरा नाम भी है। तो ये जो जांच करती है, और जब जांच के अकॉर्डिंग ही इन विभागों को पैसा जो है दिया जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि मांगों की जांच करने वाली समिति एक है और विभाग हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर ध्यान देना है तो कि जैसे ही ये सारी विभाग मांग रखते हैं अपनी, तो क्या एक समिति इन सभी को नया वर्ष यानी कि वित्त वर्ष जो है, नया वित्त वर्ष प्रारंभ होने से पहले, जो कि 1 अप्रैल से होता है, तो क्या इनकी सबकी जांच कर लेती है? नहीं कर पाती है। ये इनकी जांच नहीं कर पाती है। ये समिति जो है 31 अप्रैल तक जो है 1 अप्रैल को अपनी जांच को कंप्लीट नहीं कर पाती है। और लेकिन क्या है कि सरकार को 1 अप्रैल को सभी विभागों को पैसा देना बाध्यता है। बाध्यता क्यों है? जो सरकार बाध्य है, सरकार क्या है, बाध्य है 1 अप्रैल को पैसा देने के लिए, जो उन्होंने मांग की है, तो पैसा देने के लिए बाध्य है। क्यों बाध्य है? आपके दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे कि क्यों बाध्य है भाई, बाद में तो पैसा दिया जा सकता है, ऐसी क्या बाध्यता है? तो बाध्यता ये है कि इनको जो है 1 ही अप्रैल को पैसे इसलिए देने होते हैं क्योंकि जब जिन विभागों ने पैसा खर्च कर लिया 31 मार्च तक, वो तो कर लिया, ज़्यादातर तो कर ही लेते हैं। और यदि कोई विभाग के अकाउंट में कुछ पैसे रह भी जाते हैं तो वो क्या होता है, 31 मार्च को वो लैप्स हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? 31 मार्च की रात को, वो 31 मार्च की रात तक वो क्या हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं। अब जब ये लैप्स हो जाएंगे तो 1 अप्रैल को जितने भी विभाग होंगे वो सभी विभागों को जो खाते होंगे वो जीरो बैलेंस पे चले जाते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल को नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। हमने अभी भी ऊपर बात की कि वित्त वर्ष कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल को क्या है, नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। वित्त वर्ष शुरू हो रहा है
और इस नए वित्त वर्ष पर सभी के बैलेंस जो है जीरो हो जाते हैं। पैसे खर्च हो गए हैं तो ठीक है, जीरो रहता ही है, नहीं खर्च हुए हैं तो वो लैप्स हो जाते हैं और लैप्स होकर के जीरो बैलेंस से जो है नया वित्त वर्ष सभी विभागों का शुरू होता है। तो ये यहाँ पर है। आप इसके पहले आपने सोचा होगा कि ये पैसे गए कहाँ, जो पिछली पर साल दिए गए तो कुछ ना कुछ तो बचे ही होंगे। तो यही होता है कि जिसके खर्च हो गए हैं तो ठीक है, नहीं खर्च हुए हैं तो वो लैप्स हो जाते हैं और इनके पास नए वित्त वर्ष में कुछ भी नहीं होता है। अपनी जो काम करने के लिए पॉलिसी वगैरह जो भी इनका है प्लान, तो वो सब करने के लिए इनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता है। तो सब सरकार की मजबूरी होती है, बाध्यता होती है कि इनको पैसे देगी तभी जो है ये आगे काम करेंगे। तो इस तरह कंडीशन चाहे कोई भी हो, ठीक है, 1 अप्रैल की सुबह खाते में जीरो बैलेंस होता है, यानी कि सरकार ने, विभागों ने खर्च कर लिया है या फिर नहीं खर्च कर लिया है। कंडीशन कोई भी हो, लेकिन कुल मिलाकर के 1 अप्रैल को इनका जो है खाता जीरो बैलेंस में चला जाता है और सरकार को पैसा देना जो है आवश्यक हो जाता है। अब समस्या यहाँ पर यह है कि समिति ने अभी बताया ही नहीं है कि कितने पैसे देने हैं। तो ये क्या है, क्योंकि इस समिति ने अभी तक जांच तो अपनी करी नहीं पाई है और उधर सभी विभागों के बैलेंस जीरो हो चुके हैं। तो होगा क्या, इसका एक समाधान निकाला जाता है। इस समस्या का एक समाधान निकलता है। समाधान क्या निकलता है, लेखा अनुदान द्वारा जो है क्या किया जाता है कि इनको पैसे, कुछ हिस्सा इनकी मांगों का जो ये डिमांड रखते हैं सभी विभाग, इसका कुछ हिस्सा इनको दे दिया जाता है कि लो भाई इतना हिस्सा पकड़ो और अपने जो है काम पे लग जाओ, अपना काम करना शुरू कर दो। बाकी की जांच जब आ जाएगी, प्राक्कलन समिति अपनी जांच पूरी कर लेगी तो बचा हुआ पैसा आपको पहुंचा दिया जाएगा, आपको फिर से दे दिया जाएगा। तब तक ये थोड़ा सा पार्ट, अपनी मांग का थोड़ा सा पार्ट पकड़ो। ज़्यादातर ये 1/6 देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा पार्ट आप पकड़ो और पकड़ करके आप अपना काम शुरू कर दो। जीरो बैलेंस है आपका, आप अपना काम शुरू कीजिए। और ये जो मेनली होता है कि वित्त वर्ष के प्रारंभ में 2 से 3 महीने के लिए ही होता है। ये जो लेखा अनुदान द्वारा दिया गया अनुदान होता है, ये सिर्फ 2-3, यानी कि वित्त वर्ष के वार्षिक जो वित्त वर्ष होता है उसके प्रारंभिक कुछ महीने, यानी कि 2-3 महीने तक ही ये मान्य होता है। लेखा अनुदान का ये विवरण कहाँ पर है, तो ये अनुच्छेद 116 में जो है इसका उल्लेख किया गया है और इसको अग्रिम अनुदान कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जांच आने से पहले ही एक एस्टिमेट करके थोड़ा सा पैसा दे दिया जाता है, यानी कि आगे से ही, रिजल्ट आने के पहले से ही तो पैसा दिया जाता है, इसलिए इसको अग्रिम अनुदान भी कहा जाता है, क्योंकि आगे से आके पैसा दिया जा रहा है, अग्रिम अनुदान। इससे इनका सभी विभागों का क्या हो जाता है, काम शुरू हो जाता है, इनका बैलेंस जीरो नहीं रहता है। और फिर क्या होता है, यहाँ पर लेखा अनुदान की यदि हम बात करें तो इसके 2 कार्य हैं, 2 तरह से इसको यूज किया जाता है। पहला तो हमने देख लिया कि जब कमेटी सभी विभाग मांग करते हैं, जांच अभी आई नहीं है, तो कुछ हिस्सा जो है इनकी मांगों का कुछ हिस्सा इनको दे दिया जाता है सभी विभागों को कि आप अपना जो है काम शुरू कीजिए। दूसरा होता है, इसका दूसरा कार्य होता है कि जो ये होता है चुनावी वर्ष होता है, चुनावी वर्ष। इसमें पहला कार्य तो ये हो गया कि यहाँ पर जो है सभी विभागों की समस्या सुलझा दी गई कि भाई उनका बैलेंस जीरो है तो कुछ पैसा उनको दे दिया गया। दूसरा क्या होता है, चुनावी वर्ष में क्या होता है कि ये चुनाव, ये बजट तो क्या होता है फरवरी में जो है पेश कर दिया जाता है और मार्च तक इसका सारा प्रोसेस हो जाता है। और ये चुनावी वर्ष में चुनाव होते हैं, रिजल्ट आते आते, सरकार बनते बनते वो जो है मिड ईयर निकली जाता है। तो चुनावी वर्ष में क्या होता है कि अंतरिम बजट कह लीजिए या लेखानुदान का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर। तो लेखानुदान के द्वारा सभी विभागों को ये जो है कुछ थोड़ा पैसा जो है प्रदान कर दिया जाता है कि आप अपनी जो है नीतियाँ हैं, वो जो भी काम है, यानी कि जो सरकार की जो कर्मचारी हैं उनका वेतन वगैरह, पेंशन जो भी है, उसका जो है आप तब तक काम शुरू रखिए। और क्योंकि चांसेस वहाँ ये होते हैं कि जब चुनाव होंगे तो नई सरकार यदि आती है तो वो सारी नीतियों को चेंज करेगी। तो चुनावी वर्ष में क्या है, यही होता है, या तो अंतरिम बजट पेश किया जाता है जिसको अंतरिम बजट कह लीजिए आप, या फिर लेखानुदान कह लीजिए कि लेखानुदान के जरिए इनको थोड़ी राशि सभी विभागों को दे दी जाती है कि आप अपना ज़रूरी काम जो है करते रहिए, वेतन वगैरह ये सब कर्मचारियों को, अधिकारियों को देते रहिए। तो इसका 2 काम होता है, एक तो जब नॉर्मल उसमें
सभी को ये जीरो बैलेंस हो जाता है, तो सभी विभागों को ये पैसे दे देती है और जांच प्राक्कलन समिति की आती रहती है। और दूसरा काम ये होता है कि चुनावी वर्ष में नई कोई भी सरकार आएगी, यदि नई सरकार आती है तो नीतियाँ चेंज होने के 90% चांसेस रहते हैं। तो वहाँ पर एक पूरा बजट जो है ना दे करके, स्थायी बजट ना दे करके क्या किया जाता है कि एक ये लेखानुदान का ही सहारा लिया जाता है कि सभी विभागों को थोड़ा थोड़ा सा पैसा दे करके भाई काम चलाओ। अब जो सरकार बनेगी वही बनेगी या फिर दूसरी बनेगी, तो वो जो बजट उसके अकॉर्डिंग जो बजट पारित किया जाएगा तो उस पर जो है पूरा अच्छे आपको जो ही पैसा होगा बचा हुआ अकॉर्डिंगली आपकी नीति पॉलिसी जो भी है डिमांड के अकॉर्डिंग वो आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर जब नई सरकार की चुनावी वर्ष में नई सरकार को ध्यान में रखते हुए लेखानुदान का क्या है, लेखानुदान का सहारा लिया जाता है नई सरकार को ध्यान में रखते हुए। तो ये सेंटेंस आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में क्या करते हैं ऐसे सेंटेंस डाल देते हैं कि कहाँ कहाँ लेखानुदान काम आता है। तो नई सरकार को चुनावी वर्ष में नई सरकार के दृष्टिकोण को जो है ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं कि यहाँ पर लेखानुदान का सहारा लेते हैं, लेखानुदान का सहारा लेते हैं। चलिए, यहाँ पर हो गया लेखानुदान के ये दो मेन कार्य हैं, ये हो जाते हैं। अब हम देखेंगे विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक का उल्लेख कहाँ किया गया? तो विनियोग विधेयक का उल्लेख जो है 114 में किया गया है, आर्टिकल 114। इसके माध्यम से सरकार संचित निधि से पैसा निकालकर विभागों को क्या आवंटित करती है। तो कौन से विधेयक के माध्यम से करती है? तो ये विनियोग विधेयक, और इसको जो है संसद में पारित करना पड़ता है। ठीक है, इसको लोकसभा में पारित करना पड़ता है। और यदि ये भी एक फैक्ट कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो ऐसे ओरली सुन लीजिए कि यदि ये विनियोग विधेयक संसद में पारित नहीं हुआ तो क्या होता है कि सरकार को, मतलब ये जो लोकसभा को भंग एक प्रकार से हो जाती है। तो ये भी यहाँ पर पारित होना जरूरी, क्योंकि इसी के द्वारा जो है सभी को पैसा दिया जाता है। तो ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और विनियोग विधेयक पे क्या होता है कि संसद पे जो है क्या हो सकती है, बहस हो सकती है, परंतु मतदान नहीं होगा। बहस करना है तो कर लीजिए जितनी बहस करनी है, परंतु मतदान नहीं होगा। तो सरकार जो चाहेगी वही होगा, यानी कि सरकार जो चाहेगी वही होगा। तो इसीलिए इसको जब विनियोग विधेयक ऐसा कहा जाता है कि यदि लोकसभा में पारित नहीं हो रहा है तो वो सरकार को गिरा हुआ, मतलब गिर ही जाती है, यानी कि लोकसभा जो है भंग हो जाती है। क्योंकि इसमें जो है होता क्या है कि सत्ता पक्ष के लोग इतने रहते हैं कि अगर उन्होंने सपोर्ट कर दिया तो विनियोग विधेयक पारित हो ही जाता है। और यदि, लेकिन फिर भी एक कंडीशन है वहाँ पर रखा गया है, बताया गया है, साफ किया गया, क्लियर किया गया कि यदि विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा तो लोकसभा भंग हो जाएगी। देखो, एक बात यहाँ पर और ध्यान देने वाली है कि जो विनियोग विधेयक है, ये विनियोग और वित्त विधेयक, ये वित्त विधेयक कौन सा? वित्त विधेयक जिसकी बात है किसमें 110 में की गई है, 117 वाला नहीं, 117 वाला नहीं, ये तो सामान्य हो जाता है। ये वित्त विधेयक दो जगह दिया गया, 110 में 117 में। तो 117 वाला सामान्य हो जाता है, यानी कि उसको हम सामान्य जो विधेयक होता है उसकी तरह ट्रीट करते हैं। तो 110 में जो दिया गया है वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक, इन दोनों को धन विधेयक के रूप में माना गया है, यानी कि धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। और इन दोनों पर ही विनियोग विधेयक हो चाहे वित्त विधेयक हो, इन दोनों पर जो है राज्यसभा की स्पष्ट सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती? राज्यसभा की जो है सहमति की आवश्यकता, स्पष्ट सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। आपने पढ़ा ही होगा कि धन विधेयक जो है 14 दिन तक राज्यसभा रोक सकती है, संशोधन के लिए प्रस्ताव दे सकती है, लेकिन ये मानना ना मानना लोकसभा के ऊपर है। तो वही चीज़ें इसमें भी फॉलो हो सकती हैं कि इसमें जो है स्पष्ट सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। राज्यसभा केवल उन पर चर्चा करती है और विधेयकों को लौटा देती है, इतना ही इसमें करती है। तो ये बात जो है यहाँ पर ध्यान देने वाली है विनियोग विधेयक के बारे में। और जब तक विनियोग विधेयक जो है अधिनियमित नहीं हो जाता, उस समय तक भारत की संचित निधि से जो है सरकार पैसा निकाल नहीं सकती है। और इस प्रोसेस में समय लगता है।
और सरकार को अपनी सामान्य गतिविधियां चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए तब क्या होता है कि संविधान ने लोकसभा को वित्तीय वर्ष के एक हिस्से के लिए बात सुनिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। संविधान ने लोकसभा को वित्तीय वर्ष के एक हिस्से के लिए अग्रिम अनुदान देने हेतु अधिकृत किया है, अग्रिम अनुदान, और इसी को जो है लेखा अनुदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी को लेखा अनुदान के नाम से जाना जाता है। तो जो विनियोग विधेयक है, इसको पारित करके ही जो है सरकार क्या कर सकती है, संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। लेकिन इस प्रोसेस में लगता है टाइम, तो उस टाइम तक अब सरकार हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठेगी, उसके तो खर्चे हैं, चलेगा, वो खर्चे तो चलेंगे ही चलेंगे। तो इस समस्या का जो हल निकालने के लिए संविधान ने एक प्रावधान किया है कि लोकसभा को वित्तीय वर्ष के जो उनका वित्तीय वर्ष होता है, जितनी उनकी डिमांड होती है, जो उनका मतलब बजट रखा जाता है, उसके एक हिस्से के लिए अग्रिम अनुदान दे दिया जाता है, अधिकृत कर दिया जाता है, और इसी प्रावधान को लेखा अनुदान के नाम से जाना जाता है। तो ये भी सेंटेंस आ जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, कि लेखा अनुदान क्या क्या है। ठीक है, जो वित्तीय वर्ष होता है, लोकसभा का वित्तीय वर्ष होता है, उसके एक हिस्से के लिए जो है, एक हिस्से के लिए अग्रिम अनुदान मिलता है। तो जी आप ध्यान रखेंगे। और लेखा अनुदान का संविधान के अनुच्छेद 116 में परिभाषित किया गया, वो हमने बता ही दिया। विनियोग विधेयक कितने में परिभाषित किया गया है, किसमें, 114 में किया गया है। और क्या होता है, चुनावी वर्ष के दौरान सरकार या तो अंतरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट का विकल्प चुनती है, क्योंकि चुनाव के बाद सत्तारूढ़ सरकार और नीतियाँ बदल सकती हैं। ठीक है, तो ये चुनावी दौर में क्या होता है कि सरकार या तो अंतरिम बजट करती है या फिर वोट ऑन अकाउंट का विकल्प चुनती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पर क्या है, विनियोग विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, जो कि 110 के अंदर रहता है, उस पर राज्यसभा की सहमति की आवश्यकता नहीं है। वो सामान्य चर्चा करके इस विधेयक को है जो वापस लोकसभा मतलब इसको जो है वापस लौटा देती है। और आगे देखेंगे, जैसे ही ये बजट रखा जाता है तो विपक्ष द्वारा 3 प्रकार की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है। कौन कौन सी हैं? एक तो है नीतिगत कटौती, दूसरी सांकेतिक कटौती, तीसरी है मितव्ययता कटौती। तो ये कटौती क्या है? सिर्फ एक परंपरा है जो कि निभाई जाती है और इनका कोई मतलब नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है, ना ही सरकार इनकी बातों को सुनती है। लेकिन फिर भी ये अपना काम करते हैं, क्योंकि ये दिखाते हैं कि ठीक है, मैं भी यहाँ पर हूँ, अपना अस्तित्व यहाँ पर जो है दिखाने की कोशिश करते हैं विपक्ष। और जो ये प्रस्ताव रखे जाते हैं 3 प्रकार के, इनमें क्या होता है कि विपक्ष सरकार को कम खर्चा करने का सुझाव देती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ एक परंपरा है और कभी भी ये प्रस्ताव जो है पारित नहीं होते हैं, क्योंकि बजट जो है, ये सारे प्रस्ताव बजट लोकसभा में रखा जाता है और ये प्रस्ताव भी जो है लोकसभा में ही रखे जाते हैं। और लोकसभा में बहुमत किसका होता है? सत्ता पक्ष का बहुमत होता है, इसलिए कभी भी जो है ये प्रस्ताव पारित नहीं होते हैं। तो जो विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव रखे जाते हैं तो कभी भी ये पारित नहीं होते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और देख लेते हैं कि ये जो कटौती प्रस्ताव हैं क्या क्या बोलते हैं। तो पहला जो नीतिगत कटौती प्रस्ताव है, ये लाकर बजट में 1 रुपये की कटौती की मांग की जाती है। देख लीजिए, सुन लीजिए, बजट में 1 रुपये की कटौती की मांग होती है इसमें। ठीक है, जो सांकेतिक की बात करें यदि हम, कि जो सांकेतिक कटौती का प्रस्ताव है, इसमें 100 रुपये की कटौती की मांग की जाती है। कितने? 100 रुपये कटौती की मांग इसमें की जाती है। किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा। पारित एक भी नहीं होते हैं। फिर तीसरी क्या है? मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव। इसमें विपक्ष जो है सरकार को कम खर्चा करने का जो है सुझाव देती है। तो विपक्ष क्या करती है? कम खर्चा करने का सुझाव देती है। कम खर्चा करने का सुझाव देती है। कौन देती है? विपक्ष देगी। क्यों देगी? क्योंकि विपक्ष ही तो इसको प्रस्ताव को प्रेषित कर रही है, तो विपक्ष ही देगी। किसको देगी? सरकार को देगी। तो ये हमने देख लिया है कि विपक्ष द्वारा जो है 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव रखे जाते हैं। नीतिगत कटौती, सांकेतिक कटौती, मितव्ययिता कटौती। नीतिगत में 1 रुपये की कटौती की मांग होती है, सांकेतिक कटौती में 100 रुपये की कटौती की मांग होती है। मितव्ययिता में कम खर्चा करने का सुझाव दिया जाता है विपक्ष के द्वारा। किसको? सरकार को। तो यहाँ पर हमने जो है संसद का दूसरा कार्य देख लिया कि संसद अपने दूसरे कार्य में क्या करती है। बजट
को पारित करती, कैसे कैसे करती और क्या क्या उसके अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पर हमने दूसरा कार्य देख लिया। अब हम देखेंगे संसद का तीसरा कार्य। तीसरा कार्य क्या होता है? तीसरा कार्य जो है इनका चुनाव संबंधी कार्य होता है, या इसको निर्वाचन कह लीजिए, निर्वाचन संबंधी कार्य होता है। इसका मतलब ये है कि संसद के सदस्य किन किन लोगों के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वो चुनाव संबंधी कार्य इनके हो जाते हैं। ठीक है, जिन जिन लोगों की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो क्या हुआ कि ये भाग लेकर के चुनाव प्रक्रिया जो है में भाग लेते हैं, और उसको वही इनका जो भाग लेना क्या होता है, चुनाव संबंधी कार्य हो जाते हैं। और यहाँ पर चुनाव ये किस किस लोगों के चुनाव में ये भाग लेते हैं संसद के सदस्य। तो एक तो आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, दूसरा उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, और कौन हो जाएगा, राज्यसभा के उपसभापति। इतने लोगों का जो है, इतने लोगों के चुनाव प्रक्रिया में संसद के सदस्य भाग लेते हैं। तो ये इनका हो गया संसद के सदस्यों का चुनाव संबंधी कार्य, या संसद का तीसरा कार्य चुनाव संबंधी कार्य ये हो जाता है, क्योंकि ये इन लोगों के चुनाव संपन्न कराने में इनका क्या होता है, रोल होता है। ठीक है, तो ये तीसरा कार्य हो गया संसद का, हमने देख लिया। और अब हम चौथा कार्य की ओर बढ़ते हैं। संसद का चौथा कार्य क्या है? हटाने संबंधी कार्य, यानी संसद के सदस्य किन किन लोगों को हटाने से, यानी कि पद से हटाने में, पदच्युत करने में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर वो देखेंगे। तो जिन लोगों को पद से हटाने में भाग लेते हैं, और उसी को जो है ये हटाने संबंधी कार्य आप कह सकते हैं। और ये लोग कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश में कौन आ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों कोर्ट के न्यायाधीश इसमें सम्मिलित हैं। हाँ, और कैग आ जाएगा, यूपीएससी आ जाएंगे, और अन्य पीएससी और संयुक्त पीएससी के अध्यक्ष, और कौन आ जाएगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग के आयुक्त, और लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और राज्यसभा के उपसभापति। इन सभी को हटाने की प्रक्रिया में संसद के सदस्य भाग लेते हैं। तो ये इनका हो गया हटाने संबंधी प्रक्रिया से संबंधित कार्य। तो हमने आज जो है संसद को एज अ होल देखा है, यानी कि जो इसका एक संसद का कॉन्सेप्ट क्या है, संसद के अंतर्गत होता क्या है, संसद में होता क्या है, कौन कौन से लोग होते हैं, वो सारा हमने देख लिया है। क्या क्या इसका प्रोसेस है, कौन कौन से इसके कार्य हैं महत्वपूर्ण। लेकिन इसके जो टॉपिक हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो भी इसमें और टॉपिक आए हैं, न्यायाधीश आए, कैग आया, यूपीएससी आया है, लोकसभा, राज्यसभा, इन सबको हम अलग अलग टॉपिक में लेकर के अलग अलग इन डेप्थ में स्टडी करेंगे। अभी हमने संसद को एज अ होल समझा है, और आज जो है संसद के कार्यों पर हमने पूरी चर्चा कर ली है। तो ये आपने जब ये वीडियो देखा है, तो आगे के जो पहले के अपलोडेड 2 वीडियोज़ जो हैं उनको भी देखिए, तभी आपको संसद जो है पूरी तरह से समझ में आएगी। और तीनों ही वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट दिए गए हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया गया है। तो ये वेरिफिकेशनल है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, सभी के लिए ये वीडियोज़ जो हैं महत्वपूर्ण हैं। तो आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करेंगे, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि हम बताते हैं कि पॉलिटिकल साइंस से संबंधित वीडियोज़ जो है इम्पॉर्टेंट मैं देती रहती हूँ। प्लस यहाँ यूपी टीजीटी पीजीटी का फुल कोर्स कराया जा रहा है, और पीजीटी टीजीटी कोई भी स्टेट का हो तो उनका ये फुल कोर्स यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का मिल रहा है। तो आज के लिए सेशन यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट लाइफ।